कहानी का शीर्षक है एक माँ की ताकत। माँ नेहा को समझा रही थी, दामाद जी भोपाल जा रहे हैं, ऐसे में तुम नौकरी पर जाओगी तो बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। वैसे भी अभी तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, दामाद जी भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुम्हारा अपना घर है, गाड़ी है, तुम साफ साफ यह क्यों नहीं कहती हो कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। तुम भी क्या दकियानूसी बातें करती हो माँ, नेहा विभर कर बोली। इतनी मेहनत और खर्च करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, वह क्या यूं ही बर्बाद हो जाने दूँ। तुम्हें मेरे पास रहकर गोलू को नहीं संभालना तो साफ साफ बोल दो। मेरी सास भी बहाने बनाने लगती है। अब यह मेरा मामला है तो मैं ही सुलझा लूँगी। मीना को मैंने सब कुछ समझा दिया है, वह यही मेरे साथ रहने को राजी है। ऐसी बात नहीं है नेहा, माँ उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली। अब हम लोगों की उम्र ढल गई है, अपना ही शरीर नहीं संभलता तो दूसरे को हम बूढ़ी औरतें क्या संभाल पाएंगी। 100 तरह के रोग लगे हैं शरीर में, इसलिए ऐसा कह रही थी। बच्चे की सिर्फ माँ ही बेहतर देखभाल कर सकती है। मैं फिर कहती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है, मुझे बड़ी मुश्किल से यह नौकरी मिली है जिसके लिए हजारों लोग खाक छानते फिरते हैं, और तुम कहती हो कि इसे छोड़ दूँ। माँ जी का वह मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, महेश बीच में बोला। अभी गोलू बहुत छोटा है और माँ जी अपने ज़माने के हिसाब से बातें समझा रही हैं। गोलू की चंचल हरकतें बढ़ती जा रही हैं। 2.5 साल की उम्र ही क्या होती है। तुम तो नौकरी छोड़ने के लिए बोलोगे ही, आखिर मर्द हो ना। अब जो तुम्हारे जी में आए सो करो, महेश पैर पटकते हुए वहाँ से जाते हुए बोला। परसों मुझे भोपाल के लिए निकलना है, महीने भर का कार्यक्रम है। बस मेरे गोलू को कुछ नहीं होना चाहिए। मैम साहब, मैं गोलू को देख लूँगी, मीना पान चबाते हुए बीच में आकर बोली। आखिर हमें भी तो अपना पेट पालना है। तुम्हें अपने साज श्रृंगार से फुर्सत हो तब तो तुम बच्चों को देखोगी, नेहा की सास बीच में आकर बोली। हम जरा बीमार क्या हुए, फालतू हो गए। घर में 100 तरह के काम हैं, सब तरफ से भरे पूरे हैं। एक बच्चे की कमी थी, वह भी पूरी हो गई। हमें और क्या चाहिए। देखिए बहन जी, आप ही से समझाएं कि ऐसे में कोई ज़रूरी तो नहीं कि यह नौकरी करे। अब वे नेहा की माँ से बोली। 5 साल तो नौकरी कर ली, अब यह झंझट छोड़े और चैन से घर में रहे। अब मैं आप लोगों के मुँह नहीं लगने वाली, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, मुझे भी अपनी आज़ादी चाहिए। मैं आम औरतों की तरह नहीं जी सकती, मुझे भी तो काम और पैसा चाहिए। मेम साहब, मीना दांत निपोर कर बोली, आप निश्चिंत होकर नौकरी करो, मैं भी 4 रोटी खाकर यहीं पड़ी रहूँगी, घर और गोलू को देख लूँगी। मीना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, नेहा चहकते हुए बोली। ये पुराने ज़माने के लोग हैं, आगे की क्या सोचेंगे। मुझ में हुनर है तो मुझे इसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। ऑफिस में मेरा नाम और इज्जत है। आखिर नाम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से आई है ये मीना, नेहा की माँ उसकी सास से बोली। न पता न ठिकाना, मुझे इसके लक्षण भी ठीक नहीं दिखते। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है कि इस नेहा की तो मति ही मारी गई। मीना इस मोहल्ले में झाड़ू पोछे का काम करती थी। उसने नेहा के घर में भी काम पकड़ लिया था। अब वह नेहा की भरोसेमंद बन गई थी। काम के बहाने वह ज़्यादातर यहीं रहकर नेहा की हमराज भी बन गई थी। नेहा उसे पाकर बहुत खुश थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे, मगर वे अपनी ही बीमारी के चलते ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे। महेश को भोपाल की एक यूनिवर्सिटी में 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए उनका चयन किया गया था। इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद उनकी डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन तय था, मगर उनका नन्हा सा गोलू को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। वे उसकी हिफाजत और देखभाल के लिए निश्चिंत होना चाहते थे। इसलिए नेहा ने अपनी माँ को यहाँ बुलाना चाहा था, मगर माँ ने साफ तौर पर मना कर दिया तो नेहा को निराशा हुई। अब वह मीना के चलते निश्चिंत थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। कुछ दिन तो ठीक ठाक ही चला। मीना के साथ गोलू हिल मिल गया था और उसके खान पान और रख रखाव में अब कोई परेशानी भी नहीं थी। एक दिन शाम को नेहा ऑफिस से घर लौटी तो उसे घर में सन्नाटा पसरा दिखा। आमतौर पर उसके घर आते ही गोलू उछलकर उसके सामने चला आता था,
मगर आज न जाने क्या हो गया था। उसका कुछ पता नहीं था, न ही मीना का कोई अता पता था। नेहा ने ससुर के कमरे में जाकर झांका। वहाँ सास बैठी थी और ससुर के तलवे पर तेल मन रही थी। आपने गोलू को देखा क्या? नेहा ने सवाल किया। मीना भी नहीं दिखाई दे रही है, वह अक्सर उसे पार्क में घुमाने ले जाती है, सास बोली। आती ही होगी। नेहा हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े बदलकर बाहर आई। अभी तक उन लोगों का कोई अता पता नहीं था। आमतौर पर ऑफिस से आने पर वह गोलू से बातें करके हल्की हो जाती थी। तब तक मीना चाय नाश्ता तैयार कर उसे दे देती थी। नेहा उठकर रसोई घर में गई, चाय बनाकर सास ससुर को दी और खुद चाय का प्याला पकड़कर ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही महेश का फ़ोन आया। औपचारिक बातचीत के बाद महेश ने पूछा, गोलू कहाँ है? मीना उसे कहीं घुमाने ले गई है। नेहा ने उसे आश्वस्त किया। बस वह आती ही होगी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और अब तक न मीना का कोई पता था और न ही गोलू का। नेहा बेचैनी से उठकर घर में ही टहलने लगी। पूरा घर जैसे सन्नाटे से भरा था। बाहर जरा भी हाट हुई नहीं कि वह उधर ही देखने लगती थी। अब नेहा ने पड़ोस में जाने की सोची कि कहीं वहीं किसी से पूछ ले कि गोलू को साथ लेकर मीना कहीं वहाँ तो नहीं बैठी है कि अचानक उसका फ़ोन घनघनाया। नेहा ने लपक कर फ़ोन उठाया। तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। उधर से एक रोबदार आवाज़ आई। बच्चे की सलामती वापस के लिए 50 लाख रुपए तैयार रखना। हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? हम 50 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? 10 लाख के जेवरात है तुम्हारे पास, 10 लाख की गाड़ी है तुम्हारे बैंक खाते में, 9 लाख बेकार पड़े हुए हैं और महेश के खाते में 15 लाख है। घर में बैठा बुढ़ा पेंशन पाता है, उसके पास भी 4-5 लाख होंगे ही। हम ज़्यादा नहीं 50 लाख ही तो मांग रहे हैं। तुम्हारे गोलू की जान की कीमत इससे कम है क्या? नेहा को धरती घूमती नजर आ रही थी। बदमाशों को उसके घर के हालात का पूरा पता है, तभी तो बैंक में रखे रुपयों और जेवरात की उन्हें जानकारी है। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। इसके अलावा कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया। देखते ही देखते पूरा घर भर गया। महेश के दोस्त राजीव ने नेहा को सलाह दी कि उसे महेश को फ़ोन करके सारी जानकारी दे देनी चाहिए, मगर नेहा के दफ्तर में काम करने वाली शोभा तुरंत बोली, यह हमारी समस्या है, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। हम औरतें हैं तो क्या हुआ? जब हम ऑफिस की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा सकती हैं तो इसे भी हमें ही सुलझाना चाहिए। जरा सब्र से काम लेकर हम सब इस समस्या का हल निकालें तो ठीक होगा। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। राजीव ने अपनी सहमति जताई। तो अब हम क्या करें? नेहा अब खुद को संतुलित करते हुए बोली, अब मुझे भी यही ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम पुलिस को फ़ोन करके सारी जानकारी दे देते हैं। शोभा बोली, हमारे ऑफिस के ही रवि भाई के एक परिचित पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, उनसे मदद मिल जाएगी, तो फ़ोन करो उन्हें। राजीव बोला, उन्हीं के द्वारा हम अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे। नेहा ने रवि को फ़ोन लगाया तो वे आधी रात को ही वहां पहुंच गए। मैंने अपने कजिन रमेश को, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, फ़ोन कर दिया है, वह बस आता ही होगा, रवि ने कहा। रवि ने नेहा को हिम्मत बताते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को रमेश जल्द ही ढूंढ निकालेगा। पुलिस इंस्पेक्टर रमेश ने आते ही नेहा से कुछ ज़रूरी सवाल पूछे। नौकरानी मीना की जानकारी ली और सबको पुलिस स्टेशन ले गए। एफआईआर दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर रमेश बोले, नेहा जी, इस समय यहाँ एक रैकेट काम कर रहा है। यह वारदात उसी की कड़ी है। हम उन लोगों तक पहुँचने ही वाले हैं। दिक्कत बस यही है कि इसे राजनीतिक सरपरस्ती मिली हुई है, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। अभी आप घर जाएं और जब अपहरण करने वालों का फ़ोन आए तो उनसे गंभीरतापूर्वक बात करें।
नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। इतना बड़ा हादसा हो और नींद आए तो कैसे? रात जैसे आंखों में कट गई। इतना छोटा सा बच्चा कहाँ किस हाल में होगा पता नहीं। सास ससुर का भी रोते रोते बुरा हाल था। माँ उसे अलग कोस रही थी। और कर ले नौकरी, मैं कह रही थी ना कि बच्चों की देखभाल माँ ही बेहतर कर सकती है। मगर इसे तो अपने समाज की इज्जत और रोब रुतबे का ही ख्याल था। नेहा ने अपने कमरे में जाकर अटैची निकाली। अलमारी खोलकर पैसे देखने लगी कि उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। क्या हुआ? रुपयों का इंतजाम कर रही हूँ, वह बोली। तुम कहाँ हो? जल्दी बोलो कि मैं वहाँ आऊँ। अभी इतनी जल्दी क्या है? उधर से हंसने की आवाज़ आकर बंद हो गई। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर रमेश उसके घर में आए और दोबारा जब उसने मीना के फ़ोन और पते की बात पूछी तो वह घबरा गई। वह तो इस मोहल्ले में कई साल से रहती थी। आपके पास उसका जो पता था वह गलत था। शहर की एक झोपड़पट्टी का उसने जो पता दिया था वह फर्जी निकला। वह कहीं और रहती थी। अब यह बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका कि इस अपहरण में उसका ही हाथ है। तभी तो आपके जेवरात और बैंक खाते के बारे में बदमाशों को गहरी जानकारी थी। पुलिस अगली कार्रवाई में जुट गई थी। उसने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। मिनट घंटों में और घंटे दिन में बदल रहे थे। पुलिस भी पास के जिलों के जंगल पहाड़ों तक में खाक छान रही थी। 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक गोलू का कोई सुराग, कोई अता पता नहीं था। शाम के समय नेहा के पास फिर से बदमाशों का फ़ोन आया। वह उल्टे उन्हीं को डांटने लगी। मैं रुपए लेकर बैठी हूँ और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। मैं शाम को शहर के बॉर्डर पर काली मंदिर के पीछे अटैची लेकर अपनी एक सहेली के साथ रहूँगी। और हाँ, तुम भी पुलिस को कुछ न बताना और मेरे बेटे को छोड़कर रुपए लेकर चले जाना। अरे पुलिस को कुछ न बताने की बात तो मेरी थी और मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए कह रही हूँ। नेहा ने अपनी गाड़ी निकाली और शोभा के साथ अटैची लेकर बैठ गई। वे दोनों वहीं मंदिर के पीछे एक दीवार की ओट में बैठ गई, जहाँ से चारों तरफ का मंजर दिखता था। अचानक उस मंदिर के अंदर से 2 आदमी बाहर निकले। उनके पीछे नौकरानी मीना भी गोलू को लिए दिखाई दी। उन दोनों में से एक के हाथ में पिस्तौल थी। वह पिस्तौल को जेब में रखते हुए बोला, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वह अटैची लेने के लिए आगे बढ़ा। अचानक बिजली की तेज़ी से नेहा ने उसे अटैची देते वक्त जोरों का धक्का दिया तो वह आदमी अटैची को लिए हुए नाले में जा गिरा। उसे गिरता देखकर दूसरा आदमी एकदम से भाग खड़ा हुआ। शोभा दौड़कर गोलू की ओर लपकी तो मीना उसे छोड़कर भाग निकली। नेहा और शोभा ने जल्दी गोलू को अपने गोद में ले लिया। नेहा उससे चिपट कर रोने लगी। आपने तो कमाल कर दिया नेहा जी। पुलिस इंस्पेक्टर रमेश उसकी तारीफ करने लगा। हमें मालूम पड़ा कि आप इधर आ रही है तो हमने भी आपका पीछा किया और यहाँ तक आ पहुँचे। थोड़ी देर में उस बदमाश के साथ पुलिस आती दिखी जो नाले में जा गिरा था। एक पुलिस वाले के हाथ में अटैची भी थी। पुलिस इंस्पेक्टर रमेश ने अटैची खोली तो उसे हंसी आ गई। अटैची में अखबार भरे थे। उस भारी अटैची को समेट न पाने के चलते भी वह आदमी नेहा के एक धक्के से नाले में लुढ़क गया था। आपके इस साहस ने न सिर्फ आपको अपना बेटा मिला है बल्कि हमें भी एक खतरनाक मुजरिम मिला है। अब इसके जरिए सारे मुजरिम हवालात में होंगे। मैं आपके इस साहस की तारीफ करता हूँ। फिलहाल तो आप गोलू को लेकर घर जाइए, बाकी औपचारिकताएं बाद में होंगी।
अरे भाई, नेहा के सास के कायल हम भी हैं, रवि बोला। तभी तो ऑफिस की खास फाइलें इन्हीं के पास आती हैं। नेहा एक माँ भी है, और एक माँ अपनी औलाद के लिए शेर को भी मात दे सकती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं।